एक बड़ी खबर है लखनऊ से, कोर्ट से मुख्तार को लेकर निकल गई है पुलिस। बड़ी अपडेट लखनऊ से। बिल्कुल, देखिए एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस अब पूरे काफिले के साथ मुख्तार को बांदा जेल लेकर के जाएगी। जैसे आपने देखा, हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचाया गया था। हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई, 11:30 बजे का वक्त था, लेकिन 1:30 बजे ये काफिला पहुंचा। लेकिन अब ये वापसी की खबर मिल रही है। हमारे सहयोगी विवेक लगातार काफिले पर नजर बनाए हुए हैं और अब अगली अपडेट के लिए फिर से विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी देखिए, मुख्तार अंसारी अभी 5 मिनट पहले जेल से माफ कीजिएगा उस कोर्ट से बाहर निकले हैं जहां पर जो एसीजेएम 3rd कोर्ट थी, जहां पर मामले की सुनवाई चल रही थी। बिल्कुल ठीक 5 मिनट पहले वो बाहर निकले और उसके बाद सीधे अपनी वैन में बैठकर उनको बांदा ले जाया जा रहा था। जो पहले संभावना थी कि अगर कोर्ट में विलंब होता है, कुछ देर होती है, तो उनको यहीं पर रोका जाएगा। उसके लिए पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने तैयारी भी कर ली थी। लेकिन चूंकि 2:45 बजे का समय है अभी और अच्छा खासा समय बाकी है, इसलिए मुख्तार को सीधे बांदा के लिए रवाना हो गई है। वो एम्बुलेंस में बैठ चुके हैं, बैठ के आगे निकल गए हैं। हम लोग उनके पीछे, काफिले के पीछे हैं और हजरतगंज में इस समय मौजूद है, यानी कैसरबाग जहां पर वो बहुखंडी कोर्ट है, वहां से बिल्कुल बगल का सटा हुआ इलाका हजरतगंज। और यहां से उसी रूट से, जो कैंट का रूट है, जिस रूट से आए थे उसी रूट से उनको पहले रायबरेली, फिर फतेहपुर और वहां से आगे बांदा ले जाया जाएगा। वहां भी बांदा प्रशासन को यह सूचना दे दी गई है। जो बांदा की जेल है वहां भी सूचित कर दिया गया है कि मुख्तार अंसारी लौट के आ रहे हैं। तो वहां उस हिसाब से, चूंकि 6 से 7 बज सकता है उनको वहां पहुंचने में, अभी 5 घंटे करीब लगेंगे, तो 7 से 8 बज सकता है। तो 8 बजे, चूंकि जेल का जो एक मैनुअल है, जेल मैनुअल, वो 6 बजे के हिसाब से, शाम को 6 बजे जेल बंद हो जाती है, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। चूंकि 8 बजे अगर वो पहुंचते हैं या 8:30 बजे या 9 बजे पहुंचते हैं, तो वहां पर एक स्पेशल अधिकारी जेल का बुलाया जाएगा और एक मजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। उनके सामने मुख्तार की जेल में एंट्री होगी। उसके बाद जो जेल का अस्पताल है वहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा, मुआयना किया जाएगा कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद उनकी जो बैरक है वहां शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसीडिंग, चूंकि जेल खुली होती है तो सभी लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन जब 6 बजे के बाद जेल बंद हो जाएगी तो कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। वहां से बंदी रक्षक होते हैं और सामान्य स्टाफ होता है, अधिकारी नहीं रहते हैं। अधिकारी जो जेल के परिसर में आवास हैं वहां पर रुके होते हैं। तो अब यहां पर चूंकि रात में जितने भी बजे, 7 से 9 के बीच में, अगर जल्दी स्पीड से, अच्छी स्पीड से काफिला चलेगा तो 7 से 8 बजे के बीच में पहुंच सकता है। अगर जरा होगा विलंब तो 1 घंटा लेट हो सकता है, तो 8 से 9 बज सकता है रात में पहुंचने में। तो उस हिसाब से अधिकारियों को वहां बुलाया जाएगा। जो जेलर हैं वो बुलाए जाएंगे, डिप्टी जेलर बुलाए जाएंगे और सारी प्रक्रिया, जो कार्रवाई होती है जेल के अंदर दाखिल करने की, फिर वो होगी। तो यहां से अब उनका काफिला निकल चुका है और इस बीच कोर्ट में जो हुआ है, कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी मुख्तार को सौंपी गई है। उनके वकील थे, उनके वकीलों का एक पूरा पैनल था। इसके अलावा उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में थे और भारी संख्या में सुरक्षा बल भी यहां पर लगाया गया था। सुरक्षा बल यानी कम से कम 4 वज्र वाहन जेल कोर्ट परिसर के भीतर खड़े थे। एक जो जेल से आया है साथ में, वो भी मौजूद था वज्र वाहन। और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस थी, कोर्ट की सुरक्षा करने वाली पुलिस, वो भी थी। और कई थानों की फोर्स को कोर्ट परिसर के चारों तरफ लगा दिया गया था और सारे दरवाजे बंद थे। आम जो रायबरेली से वज्र वाहन का साथ छूटा था, तो तमाम जगह के थानों की पुलिस आगे चल के एक दूसरे को हैंड ओवर कर रही थी। अभी क्या वो दुरुस्त कर लिया गया है? एक वज्र वाहन ही चल रहा है। देखिए स्नेहलता, जो वाहन है वो, चूंकि आपको एक तरीका बताता हूँ, प्रक्रिया बताता हूँ। जो जिस थाना क्षेत्र से कोई भी वीआईपी हो या कोई बड़ा अपराधी हो या माफिया हो, अगर उसको ले जाते हैं तो पूरी सिक्योरिटी की जाती है। मुख्तार चूंकि बाहुबली भी है और पूर्व विधायक भी रह चुका है, तो वहां पर उसकी सिक्योरिटी के खासे अच्छे इंतजाम हैं। दुश्मनी की रंजिशों का भी खतरा है। इसके अलावा जो तमाम आशंकाएं जता रहे हैं उसके परिवार वाले, वो भी आशंकाएं निर्मूल साबित करनी है। इसलिए पुलिस प्रशासन कोई भी चूक बाकी नहीं रखना चाहता है। जिस थाना क्षेत्र से उसकी फ्लीट, जो पुलिस का काफिला उसको लेकर जा रहा है, वो गुजरेगा, वहां उस थाना क्षेत्र की पुलिस तो रहेगी साथ में। इसके अलावा लखनऊ पुलिस की एक जो पायलट है, स्क्वाड है, वो रहता है। उसके अलावा एक जो वज्र वाहन है, वो बांदा जेल से जो साथ में आया है वही वाहन मौजूद है। लेकिन जो पायलट गाड़ी है वो लखनऊ पुलिस ने मुहैया कराई और जब तक ये लखनऊ की सीमा से बाहर नहीं चला जाएगा उसका काफिला, तब तक वो साथ में रहेगी। और इस बीच जिस थाना क्षेत्रों से गुजरेगी, उस थाना क्षेत्र की पुलिस अपने थाना क्षेत्र
क्षेत्र का बॉर्डर स्टार्ट होते ही और बॉर्डर खत्म होते ही वहां तक उसके साथ जाएगी और अगला बॉर्डर, अगले थाने का बॉर्डर आते ही वहां की पुलिस आके उसको अपनी टेक ओवर सुरक्षा में ले लेगी और अपने बॉर्डर पार करा के फिर वहां इस तरह से धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हम कैसरबाग से निकले तो वहां कैसरबाग पुलिस थी, हम हजरतगंज में हैं इस समय तो वहां हजरतगंज पुलिस है, यहां से आगे कैंट में हम प्रवेश करेंगे तो वहां से कैंट पुलिस उसको अपनी सुपरविजन में ले लेगी। उसके बाद फिर पीजीआई थाना क्षेत्र आएगा, फिर मोहनलालगंज थाना क्षेत्र आएगा, फिर निगोहा थाना क्षेत्र आएगा और निगोहा से टोल प्लाजा से लखनऊ की सीमा खत्म हो जाएगी और वहीं से निगोहा पुलिस उसको रायबरेली पुलिस की सुपुर्दगी में दे देगी। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है, एक चेन होती है सिक्योरिटी की, जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, पूरी चेन होती है। जो लखनऊ पुलिस की तरफ से जो पुलिस लाइन से व्यवस्था है वो अलग है, थानों की व्यवस्था अलग है, वो हर थाना क्षेत्र में उसको क्रॉस कराते रहेंगे अपना थाना क्षेत्र और उसके बाद लखनऊ जब बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे तो वहां जो पुलिस लाइन का है वो भी फोर्स लौट जाएगा। विवेक, अब चूंकि आज की कार्रवाई समाप्त हो गई है कोर्ट की, तो इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी और कैसे होगी? देखिए, मुख्तार के वकील उसके साथ में हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन अगली तारीख के बारे में जल्द ही वो बताएंगे जो उनसे बात होगी। और दूसरी बात ये है कि चूंकि चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है कोर्ट ने, चार्जशीट की कॉपी उनको सौंप दी है। हमने पहले भी अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि चार्जशीट में जिस तरह से आरोप तय किए गए हैं, चूंकि धोखाधड़ी के मामले हैं, फर्जी दस्तावेज बनाने का एक धारा है और कूट रचना की धारा है, साजिश रचने की धारा है, तो इन पूरी धाराओं में अलग अलग आरोप तय किए गए हैं। चूंकि 3 आरोपी हैं इसमें, मुख्तार अंसारी हैं, उनका बेटा अब्बास अंसारी है और उनका छोटा बेटा उमर अंसारी भी है, तो तीनों पर क्या क्या आरोप फ्रेम किए गए हैं ये उस चार्जशीट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद स्पष्ट होगा कि मुख्तार पे कौन सा आरोप है, उनके बेटे अब्बास पर कौन सा आरोप है, उनके बेटे उमर पर कौन कौन से आरोप है। और तीनों पे 120 भी देखिए, साजिश की धारा तो तीनों पे लगेगी, चूंकि वो एक ऐसी धारा है जो जिस पर लगती है तो सारी धाराएं समाहित होती हैं उसमें। तो अब साजिश की धारा में तीनों है, लेकिन 420 में किसने धोखाधड़ी की है, किसने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, किसने फर्जी दस्तावेजों को प्रोड्यूस किया है सरकार के सामने, शासन के सामने, ये अलग अलग चार्ज अभी फ्रेम किए जाएंगे। उस चार्जशीट पे फ्रेम किए जा चुके हैं, लेकिन अभी इनकी जानकारी भी नहीं है। ये जब स्टडी कर लेंगे चार्जशीट की, उसके बाद अपना बचाव का तरीका, जो बचाव है वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। अगली तारीख जो भी रखी गई है उसमें, उस तारीख में ये अपना बचाव रखेंगे सामने और उस चार्जशीट के हर एक पॉइंट को नकारेंगे कि नहीं इसमें ये गलत है, वो गलत है। और जो भी उनके पास साक्ष्य है, जो भी उनके पास सबूत होते हैं, वो सबूत देंगे, साक्ष्य देंगे, उसके आधार पर फिर ये सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा, गवाहों के बयान होंगे, लिखा पढ़ी होगी। मतलब ये लंबी प्रक्रिया है। अभी तो ये पहली बाधा पार की है कोर्ट ने और जो विवेचक हैं उनकी पहली बाधा पार की है। ये बहुत शुरुआती प्रक्रिया है कि चार्जशीट जो है वो आरोपी को बताई गई है, उसको दी गई है। अब इस चार्जशीट का जो डिफेंस है वो सामने आएगा और बिल्कुल ठीक कहा आपने विवेक कि ये लंबी प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है, अदालती प्रक्रिया है, ये हमारे सामने आएगी, अनफोल्ड होगी। आप काफिले के साथ चल रहे विवेक, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और हमारे दर्शकों को आप दिखाते रहेंगे कि क्या चल रहा है।